नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस का आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस का पोर्शन बहुत ही अच्छा आता है, 60% इसका वेटेज रहता है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपके सामने लाता हूँ। हर रोज़ एक नया टॉपिक और नए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूँ और प्रीवियस एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें, हमारी बातों को समझें और कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछें कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है सर, तो आप हमें बताइए, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है संवेग संरक्षण का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी हमने पिछला टॉपिक संवेग पढ़ाया था, मोमेंटम का बताया था। हम टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। आगे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं इससे पहले का, जैसे संवेग समझना है, फोर्स समझना है, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे टॉपिक हम जो है पहले बना चुके हैं। इसके ऊपर वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो ये सारे टॉपिक जो हैं फिज़िक्स से पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम फिज़िक्स के सारे टॉपिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के आपको वीडियो यहीं पे अवेलेबल मिलेंगे। और आप पूरे जनरल साइंस का तैयारी, रेलवे के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, इन सब में सबका सिलेबस लगभग सेम आता है और जनरल साइंस तो सभी में पूछी जाती है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारा वीडियो जैसे ही हम डालें और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप जो है तैयारी करने में आसानी रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ था। तो इसको क्या समझा जा सकता है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, गति के पहले नियम या गति के दूसरे नियम। देखो, गति के नियम हम बता चुके हैं आपको कि न्यूटन्स जो लॉज ऑफ मोशन है वो हम बता चुके हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताए हुए थे। तो आप अगर गति के नियम जानने हैं तो आप हमारा पहला वाला वीडियो आप देखिए, उसमें गति के नियम मिलेंगे आपको और बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में हमने समझाया हुआ है। आप अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं, वो मैंने सारे उस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो नियम है किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो ऑप्शन बी जो अभी हम बता रहे हैं संवेग के बारे में, तो इसके द्वारा समझा जा सकता है। तो रॉकेट का उड़ान भरना, इसके बारे में समझते हैं। रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के, मतलब जो एटम है, एटम के समूह, किसी समूह या निकाय मतलब सिस्टम को पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उससे बनता है एटम्स से मिलके, ठीक है, मॉलिक्यूल्स से मिलके, और वो एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का या उस ऑब्जेक्ट का कुल जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर आपने जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है तो उसमें क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है हमेशा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसको जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है। तो रॉकेट जब उड़ता है तो अर्थात जब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर रहता है। ठीक है, तो रॉकेट का जो उड़ान भरना होता है वो क्या है कि जब रॉकेट पहले पोजीशन में होता है, लॉन्चिंग पोजीशन में, तो वो स्थिर रहता है।
ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फ्यूल डाला जाता है, जलाया, और जलने के बाद में देखा होगा कि एकदम से बहुत तेज़ वाइब्रेशन होता है और फिर रॉकेट निकलता है। तो एक तो उड़ान से पहले और उड़ान के बाद का जो मोमेंटम होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो टाइम ऑफ स्टार्टिंग वाला होता है ना, उसमें मोमेंटम जो है चेंज होता है। संवेग संरक्षण का नियम इसी से समझा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेल होता है, सेल जो है बैटरी, सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? देखो, इसमें कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, फोर्स, कार्य, है ना, या काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और बल फोर्स हो गया, कार्य, कार्य क्या हो गया, क्या नाम, वर्क। और संवेग मोमेंटम। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। जैसे कोई बैटरी जो होती है सेल, वो अगर फटती है तो उसके टुकड़े जो है कई अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। तो इसमें क्या संरक्षित रहता है? इसमें क्या होता है, मोमेंटम संरक्षित रहता है। क्यों रहता है? कि जब बढ़ते हैं फटते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि एक जो न्यूटन के नियम आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि पहला आप वीडियो आप देखिए, ये वाला पहले वाला जो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है दिया है, हमने वीडियो बनाया है उसमें, वो आप देखिए तो उससे जो है संवेग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या रहेगा कि जब अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, और जो एंगल होगा वो 180 का रहेगा। और एंगल जब कॉस थीटा जीरो आ जाता है तो उसमें क्या है कि सारा सब कुछ जीरो रहेगा, और उसमें मोमेंटम जो है वो सेव रहेगा। ठीक है, किसी सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति पर परिणामी बल, यानी जो फाइनल फोर्स होता है जो अलग हो जाने के बाद का, वो शून्य रहता है। और फोर्स निकालते हैं कैसे? फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इससे क्या होता है, फोर्स निकलता है। तो फोर्स अगर जीरो रहेगा तो संवेग भी संरक्षित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल दिया है, ये इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं तो हम आपको बताएंगे। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल है जो 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ चलाई जा रही है। एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाएगी। जैसे उसमें क्या हो, पिस्तौल में 150 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई, मतलब पैरेलल रूप से चलाई जा रही है। और पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना होगा, मतलब स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, पहले लगाई है जो फोर्स लगा है वो क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड का V1 स्टार्टिंग जो स्पीड है वो। ठीक है, और जो लास्ट वाली स्पीड हमें फाइनल वो निकालनी है। ठीक है, प्रतीक्षित स्पीड। तो पिस्तौल का संवेग कितना दिया गया है? पिस्तौल का संवेग अर्थात बराबर जो होगा वो गोली का संवेग। ठीक है, M1 V1 और M2 V2 लगा दिया। ठीक है, तो V1 हमको दिया गया है 150 मीटर पर सेकेंड, और V2 हमको निकालना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। वेग की अगर जो इसमें आ जाएगा वो निगेटिव में आएगी। ठीक है, प्रतिरक्षित वेग जो है वो निगेटिव में आएगा। जो निगेटिव में क्यों आएगा? क्योंकि वो अपोज कर रही है ना गोली। जैसे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगा तो गोली जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर एक्सटर्नल जो इंटरनल फोर्स ज़्यादा होगा, अपोजिंग जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो निगेटिव में आएगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्रतिरक्षित बल वेग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और वो ऋणात्मक आएगा। इसी से पता चल जाता है अगर नेगेटिव साइन है तो प्रतिरक्षित वेग है, और पॉजिटिव साइन है तो वेग है पॉजिटिव वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड की वेग से 20 ग्राम की एक, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है कि इसमें दिया गया है एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है। ठीक है, अभी जैसे हमने बताया था सेम वैसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट। एम वी इक्वल टू
माइनस एम वी। इसमें क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा। वी जो है हमें प्रतिरक्षित, जो अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन, प्रतिरक्षित जो वेलोसिटी है वो निकालनी है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ तो दी गई हैं और सिर्फ इस फार्मूले में पैक लिख लेना है और लिख के आपको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि जैसे 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। ठीक है, गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकेंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है। ठीक है, जो मीटर पर सेकेंड से छोड़ती है, स्पीड है उसकी, जब जब निकलती है गोली तो कितने से 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल, मतलब हमने कितना बल लगाया है उसने, जब हम फायर करते हैं, ठीक है, तो कॉक जब दबाते हैं तब कितना फोर्स लगा होगा उस पर, जो गोली 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलती है और 0.06 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, तो इस पर हमें बल निकालना, फोर्स। तो गोली का द्रव्यमान दिया गया है 12 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 12/1000। ठीक है, तो 0.012 किलोग्राम हो जाएगा। गोली का अंतिम वेग दिया गया है 300 मीटर पर सेकेंड और समय दिया गया है कि 0.006 सेकेंड। अब न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो कहता है कि फोर्स क्या होता है, मास और वेग का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बल क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और v जो है, एक तो इनिशियल स्पीड होती है, एक होती है फाइनल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, और हमें क्या करना है, क्या दिया गया है, जो जो दिया गया है उसकी वैल्यू रख लेते हैं। रखने के बाद में आ जाएगा फोर्स कितना, 600 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, बल, त्वरण और वेग। ठीक है, दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक, निगेटिव नहीं होगी, दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, दूरी तो होती ही है। ठीक है, और दूरी एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ मात्रा होती है। मैग्नीट्यूड में मतलब क्या होता है, जो दो राशियाँ होती हैं, तो देखो राशि वाला भी हम वीडियो एक बना चुके हैं पहले। आपको अगर राशियों के बारे में जानना है कि दो क्वांटिटी फिजिकल राशियों, भौतिक राशियाँ होती हैं, उनके बारे में समझना है तो आप पिछला वीडियो आप हमें देखिए और उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन सी राशियाँ होती हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि क्या होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रात्मक। ठीक है, दूरी अदिश राशि है जो ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि बल, त्वरण और वेग, मतलब बल मीन्स फोर्स, त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन और वेग मीन्स वेलोसिटी, सदिश राशि हैं जिनका मान धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। जिसमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, उनके जो मान है उनकी वैल्यू कभी पॉजिटिव भी आ सकती है, कभी नेगेटिव भी आ सकती है और कभी शून्य भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उसके लिए ये था संवेग में, जो संवेग संरक्षण का नियम था उसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं में से सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी क्वेश्चंस लगभग यही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप हम बताते हैं आपको कि दूरी और विस्थापन, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़। और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल साइंस है, जनरल सामान्य विज्ञान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस अप फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, जो आने वाले एग्ज़ाम है आरआरबी के लिए, इसमें जो ये टॉपिक तो छोटा ही है, इसमें क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो 2 ही 3 क्वेश्चन के बारे में हम आपको समझा देंगे कि दूरी और विस्थापन
क्या होता है और कैसे होता है, इसको आप समझ लीजिए। बाकी आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगी, लेकिन सेम आंसर आपका लगभग यही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे। तो क्या है कि किसका उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति, मतलब पूर्ण जो गति होती है, स्पीड होती है, का पता वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, बीच में अंतर कितना है ना, और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर हम नापेंगे, आज यहाँ पे इस समय पे है तो दूसरी समय पे वहाँ पे है, तो उसके बीच में कैसे क्या रहेगा, वो किसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। दूरी और चाल, वेलोसिटी और स्पीड, दूरी और विस्थापन और वेग। ठीक है, तो याद रखिए क्या कि दूरी और विस्थापन मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब कोई वस्तु एक पी बिंदु से दूसरे क्यू बिंदु तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक किसी भी रास्ते से या मतलब मैप से होकर गति करती है, मतलब मूव करती है, तो इसके विस्थापन का परिमाण, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, उसका परिमाण उसका परिमाण उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, उसके विस्थापन की वैल्यू जो है वो उन दो, जैसे P और Q के बीच में है तो P और Q के बिंदुओं के मध्य, P और Q के बीच की जो मिड पॉइंट होगा वहाँ की निम्नतम दूरी होगी, मतलब सबसे कम दूरी होगी। ठीक है, दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। कि अभी जैसे हम निकले अपने यहाँ से और हमें कहीं पर जाना है, ठीक है, तो ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट पे जाना है और हम ए पॉइंट से एक स्पीड में निकले हैं, जैसे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम निकले हैं। ठीक है, और हमें रेगुलर मेंटेन करनी है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें निकालना है पी से निकले और क्यू के तक पहुंचना है, और हमें स्थिति जाननी है कि एक मिड पॉइंट एक कोई ले लिया हमने, जैसे आर एक मिड पॉइंट है जो पी और के क्यू के बीच में है, तो हम पी के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन हम बता सकते हैं कि इतने स्पीड में हम निकले हैं तो इतने समय बाद हम आर तक पहुंच जाएंगे, और आर से पी के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, ये होता है इसका उपयोग। हम दूरी और विस्थापन का उपयोग जो है वो हम प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच में या फाइनल स्टेज तक हम अपनी स्थिति का पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी दूरी, उसने क्या करा, उसने डिस्टेंस एक ट्रेवल करी, जो मतलब ट्रेवल ही नहीं करी, अपनी जगह पे है, जो इसकी वैल्यू 0 है, तो उसका विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, बी 0 और सी पॉजिटिव, और डी 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में 14/8/2018 शिफ्ट 3rd में पेपर आया, में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, और हम बता चुके हैं आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर दूरी डिस्टेंस कोई ट्रैवल ही नहीं करेगा तो क्या वो अपने इनिशियल स्टेज पे ही है, और इनिशियल स्टेज पे नहीं है, पे ही है, तो वो उसने डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आया। डिस्प्लेसमेंट वह होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो अपनी पोजीशन से हट जाता है, मतलब ए पॉइंट पे है तो हल्का है, भले ही में हटे तो वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, वो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब विस्थापन। तो अगर जब उसने दूरी ही तय नहीं करी है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। अब इसका आंसर समझते हैं कि किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी। अगर आप मतलब लॉन्ग कट लेते हैं, एक शॉर्टकट लेते हैं, तो शॉर्टकट में
ही वो विस्थापन जोड़ा जाएगा। ठीक है, विस्थापन शॉर्टकट को बोलेंगे। चूँकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, इसलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी भी शून्य होगी, अतः वस्तु का कुल विस्थापन भी शून्य ही होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। ठीक है, नीचे से हमने फेंका ज़मीन से आसमान की तरफ बॉल को हमने फेंका, तो 100 मीटर हाइट तक वो गई और फिर उसके बाद वो नीचे आ जाती है। और तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है मतलब उसने क्या हाइट पे गई है, हाइट पे फेंका है उसी जगह पे। हम यहाँ पे एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ए पॉइंट पे, और हमने बॉल को ऊपर उछाला आसमान में उछालने के बाद में हमारे पास वो बॉल 100 मीटर हाइट तक गई और उसके बाद हमने उसे कैच कर लिया। तो उसमें वो ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है। ठीक है। ऑप्शन सी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। ऑप्शन डी है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। ठीक है। अब क्या है कि अब हम क्वेश्चन समझते हैं कि जब हमने वस्तु को फेंका, बॉल को फेंका और हाइट पे गई है और उसी जगह पे हम खड़े रहे और हमने क्या करा, वो बॉल जो है जब वापस 100 मीटर हाइट के बाद में वापस आई, हमने कैच कर ली। तो बस बॉल ने दूरी कितनी ट्रैवल करी? दूरी तो जीरो है, दूरी तो उसने तय ही नहीं करी, शून्य है। ठीक है, तो क्या होगा उसमें? नहीं, दूरी तो उसने तय करी है लेकिन अपने इनिशियल पॉइंट से वो हटी नहीं है। जैसे हम एक जगह ए पॉइंट पे ही खड़े हैं और ए पॉइंट पे ही हमारे पास बॉल आ गई, तो बॉल तो अपने इनिशियल पॉइंट पे ही है लेकिन उसने ट्रैवल किया कितना? 100 मीटर, वो भी हाइट में, ना कि फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। ठीक है, तो इसका विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट शून्य रहेगा, जबकि दूरी तो उसने तय की है। जब कोई वस्तु, अब इसमें रेलवे ने जो ऑप्शन माना है उसके बारे में समझते हैं। जब कोई वस्तु एक पी बिंदु से दूसरे बिंदु ओ तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है, तो इस विस्थापन का परिमाण उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, ए से बी के बीच में गई है कोई वस्तु, तो वो किसी भी पथ से होकर गई है। ठीक है, और उनके बीच का एक जो शॉर्टकट होगा वो न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है वो शून्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपने जो है समझा, क्या क्या समझा कि उसके संवेग के संरक्षण के नियम और डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये आपको मोस्टली दिख ही जाएंगे, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी। तो लैंग्वेज का ध्यान रखें और ये समझें कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में अब एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।